नमस्ते सभी को। स्मार्ट सिल्वर स्टैकर यहाँ। आशा है कि आप ठीक हैं। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड के दो सबसे बड़े विदेशी धारक अमेरिका को बेच रहे हैं। आर्न की मात्रा पिछले तिमाही में अकेले $100 बिलियन से अधिक है। मेरा मतलब है चीन और जापान अमेरिका को बेच रहे हैं। अब आर्न को ऐसा बेच रहे हैं जैसे यह रेडियोधर्मी कचरा हो। साथ ही चीन चुपचाप हजारों टन चांदी जमा कर रहा है। तो यहां क्या हो रहा है? क्या यह अमेरिका के लिए आने वाली समस्याओं का संकेत हो सकता है? क्या यह डॉलर के लिए एक बड़ा अवसर और चांदी और सोने कीमती धातुओं के लिए एक विशाल अवसर है? तो जुड़े रहें क्योंकि इन कदमों के निहितार्थ विशाल हैं। क्या आप जानते हैं कि एसडी बुलियन 2024 के ट्री ऑफ लाइफ चांदी के सिक्कों का एक बड़ा बॉक्स दे रहा है? आज ही sdbullion.com स्वीपस्टेक्स पर साइन अप करें। ठीक है, तो चलिए इस विशाल बिक्री और इसके निहितार्थ में गहराई से उतरते हैं। 2024 की तीसरी तिमाही में जापान ने रिकॉर्ड $1.9 बिलियन मूल्य का अमेरिकी स्टॉक बेचा। ट्रेजरी और चीन ने उसी समय अवधि में $1.3 बिलियन की बिक्री की। यह एक तिमाही अवधि में चीन से दूसरा सबसे बड़ा आर्न बिक्री है। अब एक ही समय में हमारे पास दीर्घकालिक अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ रही हैं। हालांकि तथ्य यह है कि फेडरल रिजर्व ने हाल ही में सितंबर में फेडरल फंड्स दर को कम करना शुरू किया और ये बढ़ती दरें अब अमेरिकी राष्ट्रीय आरण की सेवा करने की लागत को वार्षिक $1 ट्रिलियन से अधिक धकेल रही है और यह एक अस्थिर स्थिति है। अब चलिए इस आरण बिक्री के पीछे के कारणों पर चर्चा करते हैं। चीन और जापान के मामले में संभवतः वे अपने अमेरिकी ट्रेजरी को बेच रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। येन का मूल्य घट गया है। उन्हें आगे की अवमूल्यन को रोकने की आवश्यकता है। अपना यूएस आर्न बेचते हैं, वे येन खरीदते हैं और वे आगे की घरेलू महंगाई को रोकने की कोशिश करते हैं। अब चीन के मामले में कारण शायद थोड़ा अधिक जटिल है। सबसे पहले बढ़ती अमेरिकी महंगाई और उच्च दरों का डर है जो घटेगा। इन ट्रेजरी की मौजूदा मूल्य को घटाने के लिए यह वास्तव में किसी भी इकाई, व्यक्ति या निगम के लिए चिंता का विषय है जो बड़ी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी रखता है। लेकिन चीन के मामले में अतिरिक्त भू राजनीतिक जोखिम भी हैं। मेरा मतलब है चीन नहीं चाहता कि वह रूस की तरह हो जाए जिसकी सैकड़ों अरबों डॉलर की डॉलर में मूल्यवान रिजर्व 2022 के यूक्रेन आक्रमण के बाद फ्रीज हो गईं। अब चलिए बात करते हैं कि बढ़ती दरें यहां इतनी बड़ी समस्या क्यों है। ये दीर्घकालिक दरें पहले स्थान पर क्यों बढ़ रही हैं? खैर, फिर से सबसे पहले यह उच्च महंगाई की अपेक्षाएं हैं। जो कोई भी अमेरिकी आरण खरीद रहा है और जो उम्मीद करता है कि भविष्य में डॉलर और कमजोर होगा, वे उच्च दरों उस डॉलर में मूल्यवान रारण पर उच्च उपज की मांग करेंगे ताकि उन्हें मुद्रा के अवमूल्यन के लिए मुआवजा मिल सके। और साथ ही हमारे पास अमेरिकी आरण में विस्फोटक वृद्धि है। घाटे, यह ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाल रहा है। घाटा केवल अक्टूबर में 297 बिलियन तक पहुंच गया। और साथ ही जैसे ही अमेरिकी ट्रेजरी खुद इस विशाल मात्रा में आरण को बाजार में डाल रही है, अमेरिकी आरण के सबसे बड़े विदेशी धारक जो चीन और जापान हैं, ट्रेजरी को बेच रहे हैं, जैसा कि हमने उल्लेख किया। और यह भी बॉन्ड की कीमतों को नीचे और उपज को ऊपर धकेल रहा है। अब इसके परिणाम ये हैं कि बढ़ती दरें का मतलब है कि पुराने मौजूदा बॉन्ड जिनकी उपज कम है, उनकी कीमत घट जाती है और यह एक दुष्चक्र पैदा करता है जिसमें भविष्य में मौजूदा ट्रेजरी धारकों पर नुकसान के डर से और अधिक बिक्री को प्रोत्साहित किया जाता है। और इस बिंदु पर दीर्घकालिक दरें फेड के नियंत्रण को पीछे छोड़ रही हैं। फेड ने संघीय फंड दर को कम करना शुरू कर दिया है और फिर भी देखिए क्या हो रहा है। दीर्घकालिक ब्याज दरों के लिए बस 10 वर्षीय उपज को देखिए। उन्होंने सितंबर में संघीय फंड दर को कम करना शुरू किया। 10 वर्षीय उपज तब से बढ़ रही है। यह संभावित रूप से अमेरिका की वित्तीय स्थिरता में विश्वास की हानि का संकेत दे सकता है।
अब मुझे लगता है कि यहाँ पूछने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगला क्या होगा। हम आसमान छूती ब्याज दरों को कैसे रोकें ताकि एक रनअवे आर्न संकट न बने। मेरे दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व को संभवतः हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ताकि उपज बढ़ने से पहले उसे रोका जा सके। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, बांड की उपज को ऊंचा करने का तरीका अधिक बिक्री द्वारा होता है, चाहे वह चीन, जापान, अमेरिका की ट्रेजरी या कोई और हो। जितने अधिक बांड बाजार में बेचे जाते हैं, दरें उतनी ही अधिक बढ़ती हैं। इसलिए इसका विपरीत यह है कि उपज को कम करने के लिए किसी को बाजार में आकर उन बांडों को खरीदना होगा। अब फेडरल रिजर्व यह एक नीति के माध्यम से कर सकता है जिसे मात्रात्मक सहजता के रूप में जाना जाता है। इसमें फेडरल रिजर्व का नए पैसे का निर्माण करना शामिल है ताकि आरण को खरीदा जा सके जो उपज को कम करेगा, लेकिन साथ ही दुर्भाग्यवश यह प्रभावी रूप से मूल्य ह्रास करता है। विश्व रिजर्व मुद्रा अमेरिकी डॉलर, और यहाँ डॉलर के लिए निहितार्थ काफी महत्वपूर्ण है, और यदि फेड को कहीं से भी ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें अमेरिकी सरकार को उधार देकर अर्थव्यवस्था में डाल दिया जाता है, तो इसका कीमती धातुओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें वास्तव में कभी भी वापस चुकाने की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे उनका बैलेंस शीट पहले से भी अधिक बढ़ जाएगा। मेरा मतलब है, यह पहले से ही लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, और हाँ, वे हाल ही में इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अतीत में किए गए QE को उलटने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, और पहले से ही हम बढ़ती दरों के इस संकट का सामना कर रहे हैं, और एक कमजोर डॉलर का मतलब है कि महंगाई और भी बढ़ेगी। इसका मतलब होगा कि घरेलू स्तर पर क्रय शक्ति में कमी आएगी और वैश्विक स्तर पर रिजर्व मुद्रा में विश्वास का क्षय होगा। और इसीलिए आश्चर्य नहीं कि चीन अपने अमेरिकी सैन्य उपकरणों को चीन से बाहर निकाल रहा है, और यही कारण है कि जबकि चीन अपने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को बेच रहा है, वे जिस चीज को बड़े पैमाने पर जमा कर रहे हैं वह है भौतिक, चांदी और सोना। दुनिया भर में और चीन में भी सोने का बहुत अधिक संचय हो रहा है। लेकिन जेरूसलम पोस्ट से इस शीर्षक को देखें जो हमें बताता है कि चीन अब वार्षिक रूप से 9,000 मीट्रिक टन चांदी आयात कर रहा है वार्षिक रूप से, और यह अब भारत की खपत के स्तर के करीब है, जो कीमती धातुओं का एक और प्रमुख आयातक और उपभोक्ता है। अब आपको यह बताने के लिए कि चीन की चांदी के प्रति भूख इतनी प्रचंड क्यों है, जेजियांग में एक औद्योगिक पार्क वार्षिक रूप से उच्च तकनीक निर्माण के लिए 2,000 टन चांदी का उपभोग करता है। और आप जानते हैं, यह सिर्फ चीन नहीं है। एक धातु खरीदना जो उन्हें उद्योग के लिए चाहिए, यह वास्तव में चीन की ओर से एक रणनीतिक कदम है। हमारे पास राष्ट्रपति शी हैं जिन्होंने पेरू से संपर्क किया है और अब उनकी कच्ची चांदी का उत्पादन सीधे खरीद रहे हैं। यह बाजार में भी नहीं जा रहा है, इसे सीधे पेरू से चीन को बेचा जा रहा है, और यह मुझे संकेत देता है कि यह औद्योगिक प्रभुत्व को सुरक्षित करने के लिए एक भू राजनीतिक रणनीति का ही हिस्सा है। चांदी एक बहुत ही अद्वितीय सामग्री के रूप में इसमें बिजली और गर्मी की सबसे अधिक चालकता होती है। यह अत्यधिक परावर्तक और लचीली है। इसके पास कई अद्वितीय गुण हैं। यह सौर पैनलों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए नए उपयोग लगातार सामने आ रहे हैं, और यह वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के लिए एक कुंजी बनने जा रहा है। हमारे पास सैमसंग है जिसने हाल ही में अपने ठोस राज्य बैटरी की घोषणा की है, जो चांदी के नैनोकणों का उपयोग करती है ताकि जीवन काल बढ़ सके, चार्जिंग समय कम हो सके, क्षमता बढ़ सके, वजन कम हो सके, और ये सभी अद्भुत चीजें, यह सब चांदी के कारण संभव हुआ है। और यही कारण है कि चीन अपनी चांदी की आपूर्ति को लॉक करना चाहता है ताकि उनके पास भविष्य के लिए आवश्यक चीजें हों। वास्तव में आप जानते हैं, चांदी वर्तमान में AI और इलेक्ट्रिफिकेशन और इन सभी उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि चांदी 21वीं सदी का महत्वपूर्ण संसाधन बनने जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे तेल 20वीं सदी का महत्वपूर्ण संसाधन बना। और आप जानते हैं, हमारे पास अभी बड़े आपूर्ति घाटे हैं। दुनिया पर्याप्त चांदी का उत्पादन नहीं कर रही है ताकि सभी बढ़ती खपत के साथ तालमेल बिठा सके, और इसका एकमात्र इलाज बहुत उच्च कीमतें होंगी। लेकिन यह केवल चांदी नहीं है जिसे चीन जमा कर रहा है, वे सोना भी जमा कर रहे हैं, और यह
चीन के पीपुल्स बैंक ने आधिकारिक रूप से अपने सोने के भंडार को बढ़ाए हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले वे लगातार 18 महीनों तक खरीदारी कर रहे थे। लेकिन इस बात की व्यापक अटकलें हैं कि चीन चुपचाप पर्दे के पीछे सोना जमा कर रहा है। और साथ ही आपके पास अन्य ब्रिक्स देशों, विशेष रूप से रूस, भी सोना जमा कर रहे हैं। उनके भंडार हाल ही में इतिहास में पहली बार $200 बिलियन के मूल्य को पार कर गए हैं। और रूसी राज्य कोष, हमें एक महीने से थोड़ा अधिक समय पहले बताया गया था कि वे इतिहास में पहली बार चांदी खरीदना शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए रणनीतिक संपत्तियों, ठोस संपत्तियों, भौतिक कीमती धातुओं को जमा करने की यह दौड़ केवल चीन तक सीमित नहीं है और आगे बढ़ने पर यह तेज होने की संभावना है। और इन घटनाओं से मुख्य निष्कर्ष यह है, चीन और जापान वे अपने अमेरिकी ट्रेजरी को बेच रहे हैं और यह डॉलर में घटती आत्मविश्वास का संकेत है। चीन की चांदी और सोना खरीदारी की लहर डॉलर के खिलाफ एक स्पष्ट रणनीति को इंगित करती है और भविष्य के महत्वपूर्ण उद्योगों पर हावी होने का संकेत देती है। अब हमारे लिए स्टैकर के रूप में इसका मतलब दो बातें हैं। पहली, डॉलर का भविष्य थोड़ा अस्थिर लग रहा है। दूसरी, चांदी और सोने जैसी कीमती धातुएं अस्थिर दुनिया में अंतिम बीमा नीति बनती जा रही हैं। और अगर आप अभी स्टैक नहीं कर रहे हैं तो शुरू करने का यह एक अच्छा समय हो सकता है। यह वित्तीय सलाह नहीं है। मैं आपको यह नहीं बता रहा कि क्या करना है, बल्कि यह मेरी राय है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या चीन और जापान अपने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को बेचना जारी रखेंगे? क्या वे कीमती धातुओं को और अधिक खरीदते रहेंगे? नीचे टिप्पणी करें और भू राजनीति और कीमती धातुओं पर अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप इन विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पर पॉपअप हो रहे वीडियो देखें। देखने के लिए धन्यवाद। सभी सुरक्षित रहें और खुश स्टैकिंग करें। स्मार्ट सिल्वर स्टैकर आउट।